हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं एनटीए नेट फास्ट पेपर फ्री कोचिंग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहां करते हैं एनटीए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी और अभी हम कर रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उसी क्रम में ये है मेरा नेक्स्ट वीडियो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम आज करेंगे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स, दोनों ही करेंगे एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑफलाइन मेथड्स की। तो उसमें सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट हमारा ग्रुप डिस्कशन मेथड। ये जो ग्रुप डिस्कशन मेथड है ये ओल्डेस्ट मेथड है और जो ग्रीक स्कॉलर और जो हमारा फेमस सबसे पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी है वहाँ के स्कॉलर्स के द्वारा इसे यूज किया जाता था। ये एक डेमोक्रेटिक मेथड है टीचिंग का। डेमोक्रेटिक है दैट मीन्स ट्रेनी सेंटर्ड है और सभी को बराबर से मौका मिलता है ग्रुप डिस्कशन में अपनी बात रखने का। इसमें कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और अपने ग्रुप डिस्कशन करते हैं, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर डिस्कशन करते हैं। कई तरह के फॉर्म होते हैं ग्रुप डिस्कशन के, जिसमें सबसे पहला है क्लासरूम डिस्कशन, जो कि एक तरह का इनफॉर्मल मेथड है और ये तभी संभव है जबकि क्लास का साइज जो है बहुत बड़ा ना हो, बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। अगर 10, 12, 15 तक है तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स है, तो वहां पर ये डिस्कशन मेथड सक्सेस नहीं होता। इसके अंदर टीचर लीडर की तरह एक्ट करता है और कभी-कभी स्टूडेंट को भी लीडर का रोल दे दिया जाता है। और जो लीडर है उसका क्या रोल होता है, वो मेनली जो है नोट्स डाउन, यूजुअली जो है मेन जो पॉइंट हैं वो नोट डाउन करता है। और ब्लैक बोर्ड पे अगर क्लासरूम डिस्कशन है तो ब्लैक बोर्ड पे जो मेन पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन करता है, या फिर किसी जो ग्रुप है, ग्रुप में से किसी स्टूडेंट को भी कह सकता है कि आप उठिए नोट डाउन कीजिए। साथ में वो ग्रुप के जो ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसमें ग्रुप को असिस्ट करता है समरी निकालने में या कंक्लूजन निकालने में, ग्रुप डिस्कशन का कंक्लूजन निकालने में। एक और होता है ये जो क्लासरूम वाला ग्रुप डिस्कशन था वो तो फॉर्मल था, इनफॉर्मल था, सॉरी। एक होता है फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। तो फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन में क्या है, एक जो बड़ा ग्रुप होता है, एक बड़े ग्रुप को छोटे-छोटे स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है, अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स को छोटे-छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉपिक्स पे जो भी डिज़ायरेबल जो टॉपिक है, जो भी उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन करते हैं। और जो टीचर है, टीचर उसमें चेयरपर्सन का रोल प्ले करता है। एक जो ग्रुप है वो 2, 3 से 5 लोगों का हो सकता है, 5-6 लोगों का, 3 से 5-6 लोगों का हो सकता है और इसके अंदर एक जो है लीडर होता है और एक रिकॉर्डर होता है। तो और जो टीचर है, जो टीचर जो कि चेयरमैन है, वो क्या करता है, वो ग्रुप के बारे में सबको इंट्रोडक्शन देता है कि सॉरी डिस्कशन का जो टॉपिक है उसके बारे में सबको इंट्रोडक्शन देता है और एक्सप्लेन करता है टॉपिक को। और उसके बाद जो ग्रुप है, छोटे-छोटे ग्रुप में जो डिवाइड किया गया है, वो उस पे डिस्कशन करते हैं टॉपिक पे। जो लीडर है वो अ, लीडर और रिकॉर्डर जो है, तो जो रिकॉर्डर है वो तो सब चीज को रिकॉर्ड करता है, जो भी ग्रुप डिस्कशन के जो भी कंक्लूजन्स होते हैं या जो भी पॉइंट निकल के आते हैं। लीडर जो है वो कंट्रोल करता है, मतलब ध्यान रखता है कि जो टॉपिक है उससे हट ना जाए डिस्कशन, और कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन का काम भी लीडर का होता है। ठीक है, उसके बाद लीडर और रिकॉर्डर अपना ये काम करते हैं। रिकॉर्डर हर एक चीज को, जो भी डिस्कशन में जो भी चीजें बातें निकल कर आती है उसे रिकॉर्ड करता है और उसके बाद जब रिकॉर्डर नोट डाउन कर लेता है, डिस्कशन हो जाता है, डिस्कशन के पॉइंट्स को, उसके बाद जो ये जो सारे छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं वो बाद में सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और टाइम पीरियड का भी ध्यान रखा जाता है। हर एक छोटा ग्रुप जब डिस्कशन कर रहा है तो उसको जितना टाइम पीरियड दिया गया है उसी हिसाब से उसी टाइम पीरियड में उसे अपना वो डिस्कशन पूरा करना होता है। जब टाइम पूरा हो जाता है तो
वो जो सारे ग्रुप हैं वो सारे रीअसेंबल हो जाते हैं और एक लार्ज ग्रुप में बदल जाते हैं। उसके बाद जो जितने भी ग्रुप्स के लीडर और रिकॉर्डर्स हैं वो सब अपने-अपने ग्रुप का जो है प्रेजेंट रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं कि उनके डिस्कशन का क्या कंक्लूजन निकला। और फिर जो टीचर है वो टीचर लीड करता है उसके बाद, और एक जनरल डिस्कशन होता है, पॉइंट्स को क्लैरिफाई किया जाता है और लास्ट में अ, जो है उसका कंक्लूजन निकाला जाता है। तो आप समझ गए होंगे 2 तरह की हमारी ग्रुप डिस्कशन है, एक जो इनफॉर्मल है जो कि क्लासरूम में होता है, और दूसरा फॉर्मल है जहाँ पे अगर ग्रुप बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसे छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। टीचर जो है वो टीचर चेयरमैन होता है। ग्रुप जो छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसमें एक रिकॉर्डर होता है और एक लीडर होता है। तो रिकॉर्डर का काम होता है कि जो भी डिस्कशन हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करना और जो कंक्लूजन है उसको भी नोट डाउन करना। और जबकि लीडर का काम होता है कि वो ग्रुप कंट्रोल करता है, वो ध्यान रखता है कि जो डिस्कशन है वो सब्जेक्ट से हट नहीं जाए। उसके बाद जब उनको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, अलॉट किया जाता है ग्रुप डिस्कशन के लिए, जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो वो जो छोटे-छोटे सारे ग्रुप्स होते हैं वो रीअसेंबल हो जाते हैं एक लार्ज ग्रुप के रूप में। और फिर जो भी लीडर और या फिर जो रिकॉर्डर था वो अपने स्मॉल ग्रुप्स का प्रेजेंटेशन देता है कि उनका जो प्रेजेंटेशन रिपोर्ट होती है कि उनके जो उन्होंने डिस्कस किया उसका क्या कंक्लूजन निकला। उसके बाद जो टीचर है उन सबको कंक्लूजन को सुनकर जो टीचर है जो कि चेयरमैन है या चेयरपर्सन है वो एक जनरल डिस्कशन देता है, जनरल कंक्लूजन देता है, पॉइंट्स को क्लैरिफाई करता है और फाइनली कंक्लूडिंग रिमार्क्स देता है। इसी तरह से ये जो सिंपोजियम सेमिनार ये सब भी ग्रुप डिस्कशन की ही फॉर्म है, लेकिन उसको थोड़ा-सा अलग से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे बिकॉज़ नेट में उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो थोड़ा उसे डिटेल में हम करेंगे अलग से। अ, और जो ग्रुप डिस्कशन है वो किस-किस तरह के हो सकते हैं, देखिए, भई प्लान्ड भी हो सकता है। प्लान में ये है कि जो ग्रुप डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव है और जो कंक्लूजन है उसमें एक सर्टेनिटी होती है, पहले से प्लान होता है, डिसाइड होता है। और जो ट्रेनर है उसके वो उसमें गाइड करता है कि एक एप्रोप्रिएट सीक्वेंस के हिसाब से वो ग्रुप डिस्कशन हो। एक पार्टली प्लान्ड भी हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ ओपनिंग और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो पता हो, और लेकिन बाकी जो डिस्कशन है बीच में वो क्या होगा, कैसे होगा, इस बारे में कुछ नहीं पता हो। उसके बाद एक अनप्लान्ड भी हो सकता है जहाँ पर ना ओपनिंग पता है, ना कंक्लूजन पता है, और ना ही बीच में जो डिस्कशन का सीक्वेंस है वो पता हो, तो वो बिल्कुल अनप्लान्ड होता है। एंटायरली जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है विदाउट एनी गाइडेंस, इंस्टेंट होता है वो एकदम से। और जो ट्रेनर है उसकी कोई गाइडेंस भी नहीं रहती है। तो ये 3 तरह के ग्रुप डिस्कशन होते हैं। अब ये जो ग्रुप डिस्कशन है इसके फ़ायदे क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इंसान की सोचने की शक्ति डेवलप होती है, सोचने की आलोचनात्मक सोच उसकी डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। और जो सभी लोग ग्रुप डिस्कशन में अपनी-अपनी नॉलेज को, अपने-अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने रखते हैं, तो इससे ऑब्वियसली एक इंटीग्रेशन होता है फैक्ट्स का, आइडियाज़ का, दूसरे लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, सब टीम को एक-दूसरे से सीखने को मिलता है। और इसमें जो इंटेलिजेंस है, लोगों की इंटेलिजेंस बढ़ती है, जो भी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने हैं, उनमें साथ में सीखने की या शेयरिंग की, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की, ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप होती है, एक टीम स्पिरिट डेवलप होती है ग्रुप डिस्कशन में। अगर अपन कोई चीज़ सीख रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, तो एक, क्योंकि वो एक टीम के रूप में होता है ग्रुप डिस्कशन, तो एक टीम स्पिरिट डेवलप होती है। नए-नए जो नए स्टूडेंट्स का टैलेंट डिस्कवर होता है, क्योंकि सभी को बराबर डेमोक्रेटिक, जैसा कि मैंने पहले सबसे पहले बोला कि डेमोक्रेटिक मेथड है, सबको बराबर मौका मिलता है अपनी बात को रखने का, अपने आर्गुमेंट्स को रखने का। तो ओवरऑल वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है इस मेथड से। कुछ इसकी लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस ये है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट्स और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, दोनों को, स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी। कभी-कभी ऐसा होता है कि अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं डिस्कशन में, और जो डिस्कशन है अपने जो मेन टॉपिक है उससे
भटक जाता है और इमोशनल स्ट्रेस भी आ सकता है, अनप्लीजेंट फीलिंग मतलब कि अगर आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ और हम दोनों में डिस्कशन चल रहा है तो कभी-कभी वो एक इमोशनल फीलिंग, इमोशनल स्ट्रेस भी आ सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरे सेशन को डोमिनेट करें कि अगर वो डोमिनेटिंग होंगे हो सकता है कि कुछ लोग उसको डोमिनेट कुछ स्टूडेंट्स पूरे सेशन को डोमिनेट कर सकते हैं और ये सभी टॉपिक्स के लिए सूटेबल नहीं होता ग्रुप डिस्कशन टीचिंग हर टॉपिक के लिए सूटेबल नहीं होता है कि ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए जनरली किन चीजों का ध्यान हमको रखना चाहिए वो देखते हैं सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ग्रुप डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए क्लियरली पता होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन के सारे पार्टिसिपेंट्स को और जितने भी मेंबर हैं वो ग्रुप डिस्कशन के लिए ज़रूरी है कि पूरा प्रिपरेशन करके आए और उन्हें उस टॉपिक की पूरी नॉलेज हो तभी वो ग्रुप डिस्कशन जो है वो सक्सेसफुल होता है जो ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप का जो लीडर है वो अ, अ, इस तरह से ग्रुप को कोऑर्डिनेट करे, गाइड करे ताकि जो ग्रुप डिस्कशन है वो टू द पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें डिस्कशन करना है उसी पे बना रहे वो कभी अपने सब्जेक्ट से हट ना जाए बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं जब ग्रुप डिस्कशन मेथड यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि सब्जेक्ट से हटकर कुछ दूसरा डिस्कशन पे आ जाते हैं पार्टिसिपेंट्स और उसके बाद ये है कि जो रिकॉर्डर है वो आप कैसे चूज करेंगे वो ग्रुप मेंबर्स इलेक्ट कर सकते हैं जो कि रिकॉर्डर का क्या काम होता है रिकॉर्डर का काम ये होता है कि जो ग्रुप डिस्कशन के जो मेन पॉइंट्स हैं ग्रुप डिस्कशन में जो मेन कंक्लूजन लिखे हैं उस सबको नोट करे और नोट अगर क्लासरूम डिस्कशन है तो ब्लैक बोर्ड पे नोट किया जा सकता है फॉर्मल डिस्कशन है तो अपनी जो डायरी नोटपैड है उसमें नोट किया जा सकता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अब ये जो है हर ग्रुप डिस्कशन का हर एक मेंबर जो है वो पूरी तरह से खुल के अपनी बात को रखे कोई भी शाय पर्सन जो है वो अगर कोई शाय है और अपनी बात नहीं रख पा रहा है तो वो थोड़ा-सा ठीक नहीं रहेगा। तो और अगर कोई ऐसा शाय है तो भी ग्रुप को ये उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो भी अपने व्यूज़ को कंट्रीब्यूट करे और जितने भी व्यूज़ हैं उनको फेयरली कंसिडर किया जाना चाहिए, बिना किसी पक्षपात के उनको कंसिडर किया जाना चाहिए और साथ में ग्रुप डिस्कशन का जब एंड होता है तो प्रॉपर्ली एंड हो पूरा रिपोर्ट, डिसीजन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस सभी चीज़ें बहुत अच्छे से जो है क्लैरिफाई की जाए अब देखिए नेक्स्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेमिनार टॉपिक से ये क्या है ये भी एक फॉर्म है ग्रुप डिस्कशन का ठीक है सेमिनार इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ ग्रुप डिस्कशन तो देखिए ये इस तरह से जैसे मैंने पिक्चर में बताया है और आप तो नेट के एग्जाम दे रहे हैं आपने सेमिनार ऑब्वियसली अटेंड किया ही होगा निश्चित रूप से तो जो इसमें ये सारे आप देख सकते हैं ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे ये जो है ये सारे इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं और हम्म, ये देखिए ये जो है ये सारे इसमें ये पार्टिसिपेंट्स हैं आप मेरे कर्सर से देख सकते होंगे ये पार्टिसिपेंट्स हैं ये प्रेजेंटर है ठीक है और ये अपना प्रेजेंट कर रहा है तो ये इस तरह से सेमिनार होता है बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होता हैं एक एक करके वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी उनको सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होता है फिर डिस्कशन होता है उस पे तो इट इज आल्सो फॉर्म ऑफ ग्रुप डिस्कशन वेयर वन ट्रेनी और सेवरल प्रिपेयर पेपर ठीक है एक पेपर होता है जिसको कि हम प्रेजेंट करते हैं सेमिनार में जो कि एक स्पेसिफिक गिवन टॉपिक पे इशू पे या प्रॉब्लम पे होता है तो सेमिनार में क्या चीज है सबसे पहले तो एक टॉपिक जो है वो गिवन होता है आपको दिया होता है कि सब्जेक्ट पे जो है सेमिनार होगा फिर उस पे जितने भी जो है काफी लोग जितने भी लोग हैं वो सब पेपर अपना प्रिपेयर करते हैं और वन बाय वन आके प्रेजेंट करते हैं पूरे ग्रुप को वो प्रेजेंट किया जाता है और फिर उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है उसे एनालाइज किया जाता है तो एक जो मेजर टॉपिक होता है वो लिया जाता है उसके सब टॉपिक्स भी लिए जाते हैं
और साथ में एक सीरीज होती है पूरी डिस्कशन की। अ, तो जो सेमिनार है उसमें क्या मेन स्टेजेस होती है, सबसे पहले पेपर आपको प्रिपेयर करना होता है, फिर उस पेपर को प्रेजेंट करना होता है, आफ्टर दैट उस पर डिस्कशन होता है। तो और बड़े सेमिनार्स भी हो सकते हैं, छोटे सेमिनार्स भी हो सकते हैं, डिस्कशन होता है और फिर कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये है सेमिनार का हमारा थोड़ा सा व्यू। और उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है, सेमिनार के एडवांटेजेस देखेंगे हम। तो दिस मेथड गिव्स मोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, मोर इंडिपेंडेंस बिकॉज ट्रेनी सेंटर्ड मेथड है ऑब्वियसली। तो it gives more independence which helps in the development of presentation skills of a participant। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, कहीं किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होता, आपको कोई नहीं कहता, कोई टीचर कोई लेक्चरर ऐसा नहीं होता, कोई आपको मेंटर नहीं होता कि आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही प्रेजेंटेशन देना है। यू आर फ्री, यू कैन प्रेजेंट इन वे यू वांट टू प्रेजेंट। तो इंडिपेंडेंस है तो इसलिए पार्टिसिपेंट को ज्यादा मौका मिलता है अपनी स्किल्स को दिखाने का, अपनी स्किल्स को डेवलप करने का। और थॉरली बिल्कुल उसको मौका मिलता है कि वो जो एक ही टॉपिक है उसके बारे में उसकी जो नॉलेज है या उसका जो पेपर है, रिसर्च पेपर, उसको थॉरली उसको पूरा प्रेजेंट कर सके। और जो इट gives opportunity to the trainee towards practical group leadership and allows them to use analytical skills। ठीक है, यही होता है उसके अंदर, एनालिटिकल स्किल्स को वो अपनी यूज करता है, अपने एनालिटिकल स्किल्स को यूज करता है, रिसर्च, फिर उसमें उसका पेपर में लास्ट में कंक्लूजन होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ये पार्टिसिपेंट के ऊपर एक स्ट्रेस भी पैदा कर सकता है, पार्टिसिपेंट को इसमें स्ट्रेस भी हो सकता है, बिकॉज ऐसा होता है कईयों के साथ कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, ऑडियंस बैठी है, सारे ही बहुत ही ज्यादा उस टॉपिक में जो है महारत हासिल किए हुए लोग हैं और वो सब आपको सुनेंगे, आपने प्रेजेंटेशन, आपको खड़े होकर प्रेजेंटेशन देना, तो एक स्ट्रेस भी पैदा हो सकता है, थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। और एक हाई लेवल जो नॉलेज की जरूरत होती है, एक हाई लेवल स्किल्स की जरूरत होती है ट्रेनिंग में इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अब एक ये जो है हमारा नेक्स्ट है पैनल डिस्कशन। तो ये पैनल डिस्कशन इस तरह से होता है, एक पैनल होता है 4-5 लोगों का, 6 लोगों का, और जो वो किसी सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, और बाकी सारे व्यूअर्स होते हैं, जो कि व्यूअर्स जो कि ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये सारे व्यूअर्स हैं, ये हमारा पूरा पैनल है और ये इस तरह से डिस्कशन होता है। तो ये पैनल डिस्कशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको, आपने देखा होगा टीवी में, न्यूज में आजकल मतलब कई टॉपिक्स पर डिस्कशन चलते रहते हैं। तो पैनल डिस्कशन में एक जो लीडर होता है, जो हमारा रिपोर्टर होता है, वो होता है, और बाकी वो 5-6-7 गेस्ट बुलाए होते हैं और वो किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है पैनल डिस्कशन का। तो आपके समझने के लिए इजी रहेगा। तो इसमें देखिए इट कंप्राइजेज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 8 पीपल, 6 से 8 लोग होते हैं, एक स्मॉल ग्रुप होते हैं। ठीक है, what they do carry on a informal, ठीक है, इनफॉर्मल एंड गाइडेड डिस्कशन होता है, इनफॉर्मल डिस्कशन होता है, गाइडेड होता है, और व्यूअर्स के सामने होता है, बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं उसे देखने वाले। फॉर एग्जाम्पल पैनल डिस्कशन ऑन क्लाइमेट चेंज इश्यूज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इश्यूज पे एक पैनल डिस्कशन जैसे हो सकता है, एक मैंने आपको बताया जैसे न्यूज चैनल अगर आप देखते हैं तो कई तरह के इसमें पैनल डिस्कशंस होते हैं। और इसके अंदर क्या है, जो लीडर होता है, लीडर को खास ध्यान रखना होता है कि पैनल के लिए कौन से मेंबर्स को सेलेक्ट करे जो कि उस सब्जेक्ट के बारे में सोच भी सके और बोल भी सके, ऐसे ही आप किसी को पैनल में ऐड नहीं कर सकते हैं। पैनल डिस्कशन के एडवांटेजेस ये हैं कि ये इंटरेस्टिंग होते हैं, ऑडियंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। कोई एक सिंगल स्पीकर बोले, जैसे कि सेमिनार में कोई एक सिंगल स्पीकर बोलता है, उसकी बजाय पैनल डिस्कशन ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग होते हैं। तो जैसा कि वो न्यूज चैनल की टीआरपी भी बढ़ा सकते हैं। यूजुअली जो है सोशली रिलेवेंट इश्यूज पे पैनल डिस्कशन किए जाते हैं, तो व्यूअर्स को उस पे इंटरेस्ट आता है। सोशली रिलेवेंट जैसे कि ये क्लाइमेट चेंज पे हो गया, पोल्यूशन पे कुछ हो गया, या कुछ और
डिस्कशन थ्री जैसे 370 जो है आर्टिकल हटाया 370 उस पर डिस्कशन हो गया। ऐसे कुछ जनरल इश्यूज होते हैं जिस पर पैनल डिस्कशन किया जाता है और उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि पैनल में आप कौन से मेंबर्स को रखेंगे। एक्सपर्ट्स होने चाहिए, उनको ढूंढना और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हालांकि सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाना आजकल इतनी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आईटी ने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने सब कुछ थोड़ा सा आसान कर दिया है, बट उनको चूज करना निश्चित रूप से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। और जो व्यूअर हैं वो एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये थोड़ी सी इसकी कमी है कि व्यूअर सिर्फ देखते हैं, उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पैनल डिस्कशन के बाद नेक्स्ट है हमारा ब्रेन स्ट्रोमिंग। ब्रेन स्ट्रोमिंग क्या है? ये एक तरह का क्रिएटिव काम है जिसमें ग्रुप मेंबर्स जो हैं बहुत सारे आइडियाज को स्पॉन्टेनियसली कंस्ट्रक्ट करते हैं। बहुत सारे आइडियाज को एकदम स्पॉन्टेनियसली इंस्टेंटली कंस्ट्रक्ट करते हैं। किसी एक प्रॉब्लम में बहुत सारे आइडियाज को देते हैं फटाफट से। जो भी टॉपिक है, एक टॉपिक चूज कर लेते हैं और फिर उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है। और इसके अंदर जो है ये भी थोड़ा सा डेमोक्रेटिक मेथड है। इसमें कोई भी जो है अपने रिमार्क्स को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो एक्सचेंज कर सकता है। और बट ये है इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग की खास बात ये है कि किसी भी पार्टिसिपेंट को ये परमिशन नहीं होती कि वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स की क्रिटिसाइज करे। किसी भी पार्टिसिपेंट की किसी के भी व्यू की क्रिटिसाइज नहीं करनी है, क्योंकि इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में अलाउ नहीं होता है। और कभी-कभी ऐसा होता है, इसमें ऐसा है कि क्वांटिटी जो है जो क्वांटिटी है आइडियाज की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वालिटी से। ठीक है, और जो एकदम इंस्टेंट आइडियाज आने चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग की खास बात यही है कि एकदम इंस्टेंट आपको आइडियाज आने चाहिए, इंस्टेंट आपके रिमार्क्स आने चाहिए। अ, अ, और कई सारे राउंड्स होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, जब तक कि सारे आइडियाज जो हैं एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, सारे आइडियाज खत्म नहीं हो जाते। तो अ, उसके बाद जो है पार्टिसिपेंट्स को कहा जाता है कि जो बेस्ट वन हैं, जो बहुत अच्छे हैं, उनको लिस्ट आउट करें, उन्हें एवेल्यूएट करें। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, दे चूज टॉपिक एंड दे डिलीवर देयर आइडियाज अबाउट दैट टॉपिक इंस्टेंटली। ठीक है, एकदम इंस्टेंटली वो आइडियाज को डिलीवर करते हैं। लेकिन खास बात ये है कि किसी भी पार्टिसिपेंट को किसी दूसरे पार्टिसिपेंट के आइडियाज को क्रिटिसाइज करने की कोई इजाजत नहीं होती है। राइट, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के? इससे क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो सबके अपने अपने आइडियाज हैं। ठीक है, सभी लोगों के अपने अपने आइडियाज हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के प्रोसेस में ये सारे आइडियाज को मिलाकर जो है बेस्ट आउटकम निकल कर आता है। और साथ में ये जो है ये क्रिएटिविटी को एनकरेज करता है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस जो लर्नर है, जो ट्रेनर है, उसमें क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। आप दूसरों के भी बहुत सारे थिंकिंग प्रोसेस को और जो दूसरों के भी बहुत सारे आइडियाज हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसमें लार्ज पार्टिसिपेशन, बहुत सारे लोगों के पार्टिसिपेट करने का भी स्कोप है, इकोनॉमिकल है, कोई बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं है। लिमिटेशन इसकी ये है कि ये बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक नहीं होता। ठीक है, एक कोई सिस्टमैटिक ये नहीं होता कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म होगा, किसके बाद किसका नंबर आएगा। इस तरह से ये एक सिस्टमैटिक मेथड नहीं है। और ये भी हो सकता है कि कोई जो ट्रेनी है वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उसकी इच्छा नहीं हो। प्रोजेक्ट मेथड, इस मेथड में एक स्मॉल ग्रुप मिलके भी एक प्रोजेक्ट कर सकता है, इंडिविजुअल भी कोई प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं प्रैक्टिकली एनवायरनमेंट में जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और उस हिसाब से वो अपनी
लर्निंग जो है वो डेवलप करते हैं। और इसके अंदर इस टीचिंग में टेक्स्ट बुक्स जो है उसका रोल बहुत ही कम होता है, टेक्स्ट बुक्स का रोल ना के बराबर होता है, और सब कुछ जो है लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे और एक्सपीरियंस के बेस पे होती है। जो कोई भी चीज़ है उसे रटना, उसे मेमोराइज करना, वो इसमें नहीं होता है। और ये जो प्रोजेक्ट मेथड है आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, ये स्कूल एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। बच्चों को हर एक चीज़ प्रोजेक्ट मेथड से करवाई जाती है। और इसके अंदर ये भी एक डेमोक्रेटिक मेथड होता है। जो लर्नर है उसका इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। और जो अगर ग्रुप के साथ अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो फोकस किया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन बनाए रखें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें पर्पसफुली। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये है कि एक हैबिट बनती है क्रिटिकल थिंकिंग की, और साथ में टीम वर्क की भी। लिमिटेशंस ये है कि इसके अंदर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती कि कौन क्या कितना काम कर रहा है, उसे कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। और साथ में इसके लिए एडिशनल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत हो सकती है। अब है रोल प्ले। रोल प्ले दैट मीन्स हम कुछ भी जो चीज़ पढ़ रहे हैं हम उसे खुद उसका रोल प्ले करें, वैसा हम एक्ट करें। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, आप हिंदी का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो एक कोई स्टोरी है, तो स्टोरी में अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। तो बच्चों को अलग अलग तरह का हर एक कैरेक्टर का रोल हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चों को दिया जा सकता है, और फिर आप उसको पढ़ें तो दैट दिस मेथड इज कॉल्ड रोल प्ले मेथड। तो जैसा कि यहाँ पिक्चर में है देखिए, बच्चे जो है एक्ट करके या रोल प्ले करके चीज को उस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी बहुत एक अच्छा इंटरेस्टिंग मेथड रहता है लर्निंग का। और एक ड्रामा क्रिएट करके हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो याद भी रहता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। अम, उसके बाद इसके क्या एडवांटेजेस हैं देखिए, अलग से देख लेते हैं। एक तो रियल जो लाइफ है उससे मिलती जुलती सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वो अच्छा है। इंटरेस्टिंग होता है, इंटरैक्टिव होता है। और अम, हर एक ग्रुप के हर एक मेंबर को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाता है। साथ ही साथ एक जो है चीज़ों को कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, डिसीजन मेकिंग की, नेगोशिएट करने की, ये सारी स्किल्स डेवलप होती हैं। और अगर ये इफेक्टिव रहता है जब पार्टिसिपेंट का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें लिमिटेशंस ये रहती है कि इसका आउटकम क्या निकलेगा, ये अनप्रिडिक्टेबल है। किस बच्चे पे इसका क्या आउटकम निकलेगा। और रियल लाइफ की सिचुएशन यूजुअली थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो बिल्कुल उस तरह का रोल प्ले नहीं किया जा सकता है। रिसोर्सेज भी इसके लिए चाहिए होते हैं। ऑब्वियसली आप कोई रोल प्ले कर रहे हैं तो कई चीज़ों की, कई सामान की आपको ज़रूरत होगी, कई तरह की चीज़ों की आपकी ज़रूरत होगी, तो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। उसके बाद है सिमुलेशन। सिमुलेशन यानी कि जो भी सिचुएशन है उसे आर्टिफिशियली जो है जैसे कि हम कहें कि जैसे एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट अगर जैसे स्पेस में जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देनी है हमें, तो हम यहाँ पर अर्थ पर, धरती पर हम उनके लिए आर्टिफिशियली ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जैसे कि स्पेस में होगी, तो उसे कहते हैं सिमुलेशन। ठीक है। That means creating conditions that are similar to the actual conditions and then training is given under those conditions। तो एस्ट्रोनॉट्स को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, पायलट्स को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जो हमारे मेडिकल हेल्थ वर्कर्स होते हैं, मेडिकल हेल्थ वर्कर्स को भी इस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती है, उनके लिए भी ये मेथड बहुत हेल्पफुल होता है। ये हमारे एस्ट्रोनॉट या फिर पायलट्स हैं तो पायलट्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। एडवांटेज ये है कि थोड़ा इकोनॉमिकल होता है लॉन्ग रन के लिए। और सेफ्टी एस्पेक्ट्स भी इसमें पूरे देखे जाते हैं, सेफ्टी एस्पेक्ट्स भी पूरी तरह से कंसिडर किए जाते हैं। अब है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड।
डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को अगर आप समझना हो तो सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताऊं, अगर जब कभी आप फ्लाइट में गए हैं तो एयर होस्टेस आती है, टेक ऑफ करने से पहले सब चीज आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताती है। वो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, आपकी कुर्सी को पेटी को ऐसे बांधना है, बकल का फ्लैप ऐसे ऊपर करना है तो वो खुलेगा, ऑक्सीजन मास्क ऊपर से आएगा, आपको पहनना है, तो दिस इज ऑल डेमोन्स्ट्रेशन। तो इट इज बेस्ड ऑन लर्निंग फ्रॉम concentrate to abstract, concrete to abstract, the principle of learning by doing, यानी demonstrate करके बताते हैं, जो भी है उसे करके बताते हैं। तो ये और मतलब हर एक क्लासरूम के में, हर एक फॉर्म में इसमें लर्निंग की ये अप्लाई हो सकता है। तो अब नेक्स्ट है हमारे ऑनलाइन मेथड्स, टीचिंग के ऑनलाइन मेथड्स। यहाँ तक हमारे ऑफलाइन मेथड्स जो है पूरे हो गए हैं, अब ऑनलाइन मेथड्स हम देखते हैं। तो ऑनलाइन मेथड्स में सबसे पहले है हमारा मॉक। मॉक का फुल फॉर्म है, याद रखने की चीज है ये, मॉक का फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मॉक। ये क्या है? दिस इज अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड विथ अ चांस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन विद द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया के अनगिनत असंख्य स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि वो वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन ले सके थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन। स्टेब्लिश हुआ था ये हमारा 2008 में, गेन मोमेंटम में 2012 एज अ पॉपुलर लर्निंग टूल, और अभी ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और ये जो है लर्नर्स को अपॉर्चुनिटी देता है। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, अपना खुद का जो मटेरियल है, कुछ व्यूज हैं, उसे शेयर भी कर सकते हूँ, दूसरे स्टूडेंट से आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारी इसमें फैसिलिटीज हमें मिलती हैं। दिस इज एक्चुअली लर्नर सेंट्रिक है, ये सेंट्रिक है, टीचर सेंट्रिक नहीं है, लर्नर सेंट्रिक है ये मेथड। और हमारी यहाँ पर इंडिया जो है, इंडिया और अब्रॉड में कई तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं इसके लिए। जैसे इंडिया के लिए सबसे पहले है ये NPTEL। तो ये जो है IIT जो है, इंडिया का IIT, और साथ में IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा ये ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। और इसके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, दे ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है विजाइक्यू, ये इंडिया और USA का जॉइंट वेंचर है। यहाँ पे ये IIT दिल्ली जो है कोर्सेज ऑफर करती है इस प्लेटफॉर्म पे, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन एंड फीस जो है, स्टडी कोर्स फीस जो है रिक्वायर्ड होती है। तो ये दोनों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये इंडिया के हैं। बाकी ये जो सारे हैं, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का है, US का है, EDX US का है, और ये भी US का है। तो ये आप एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो दोनों हैं ये इंडिया के हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने का है। अब इंडिया में जो है मूक प्रोग्राम, इसका क्या रहा है थोड़ा सा देखते हैं। यूनिवर्सिटी UGC और साथ में अपना HRD मिनिस्ट्री है, उन्होंने साथ में मिलकर मॉक प्रोग्राम लॉन्च किया। किसके लिए? हायर सेकेंडरी, बैचलर और मास्टर्स डिग्री के लिए। न्यू पोर्टल, एक न्यू पोर्टल बनाया मॉक के लिए, नेम व्हाट, स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पिरिंग माइंड्स, इन शॉर्ट स्वयं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसका फुल फॉर्म ये आपको याद रखना है, स्वयं, स्वयं का फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको याद करना है, मैंने इसमें गोला बना लिया है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हैं, तो आप वहां पे जाके ये ले सकते हैं। तो ये स्वयं है, स्वयं का फुल फॉर्म है इज सेट टू प्रेजेंट स्टूडेंट्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी। ठीक है, इस पे क्या होता है, ऑडियो विजुअल जो है आपको वीडियोस मिल जाते हैं, ऑडियोज मिल जाते हैं, केस स्टडीज वगैरह सारी स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। और कुछ जो है उसमें आप मीडियम भी चूज कर सकते हैं।
ना उसके बाद इसका फ्यूचर क्या है मॉक का। वैसे तो देखिए डिजिटलाइजेशन है आजकल बढ़ रहा है बहुत सारी कंट्रीज में, पर फिर भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो कि नहीं प्रोवाइड कर सकती हैं इतना अच्छा इंटरनेट स्पीड कनेक्टिविटी और अफोर्डेबल प्राइस में वहां पर इंटरनेट नहीं है, तो वहां पे थोड़ा सा ये लिमिटेशन आ जाती है ऑनलाइन लर्निंग के लिए। और अपने इंडिया में तो खैर अधिकतर सब जगह नेटवर्क होता है और इतना ज़्यादा डेटा महँगा नहीं है, तो इंडिया में तो उसका बहुत अच्छा स्कोप है। इसमें एक चीज़ ये भी है कि स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन बहुत कम रहता है और आउटसाइड वर्ल्ड से आपका इंटरेक्शन बहुत कम रहता है। बिकॉज़ ऐसा होता है कि आप एक रूम में ही बैठे हो, रूम में लैपटॉप के साथ बैठे हो और वही आपकी क्लास है, तो आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्शन नहीं होता है। कैंडिडेट्स की हम मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं कि वो कितना उसको कोर्स के कितना सीरियसली ले रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इस तरह से मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती है। तो थोड़ा-सा एक तो इंटरनेट कनेक्टिविटी और जो अफोर्डेबिलिटी देखें तो थोड़ा-सा स्प्रेड जो है इसका लिमिटेड है। और मॉक पे जो सारे कोर्सेज हैं सभी डिग्री सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड नहीं करते, तो अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पे भी आपके लिए कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। अब इसमें जो हमने स्वयं की बात की तो ये स्वयं थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा डिटेल में इसको डिटेल में देखेंगे क्या है। देखिए स्वयं सबसे पहले मेड इन इंडिया है। स्वयं आईटी ये है मॉक जो है एक मॉक मॉक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना इसका जो है ऑब्जेक्टिव है। ये लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस लिए, कौन से थ्री क्रेडेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, एक्सेस, इक्वालिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, एक्सेस मतलब सभी को एक्सेस मिले, सभी को इक्वली एक्सेस मिले, चाहे वो मेल है, फीमेल है या किसी और कास्ट का है, जो भी है इक्वल एक्सेसिबिलिटी मिले और साथ में क्वालिटी एजुकेशन भी मिले। तो ये तीन इसके मेन स्वयं की तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, मेन इन इंडिया प्लेटफॉर्म है, तीन ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद एक्सेस मीन टू टेक द बेस्ट टीचिंग, सीक टू ब्रिज। अब इसमें ये तीनों का देखिए मीनिंग जो है ये तो मैंने आपको बता दिया है। एक्सेस ये है कि बेस्ट टीचिंग जो है सब उसको एक्सेस कर पाए, इक्वालिटी होनी चाहिए और क्वालिटी जो है क्वालिटी मैटर होना चाहिए, या क्वालिटी जो है आपका मटेरियल टीचिंग कंटेंट जो है वो क्वालिटी होना चाहिए। बेस्ट इंडिया की बेस्ट फैकल्टी जो है अवेलेबल रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और मोर देन 1000 फैकल्टी मेंबर्स जो है इस पे अवेलेबल रहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत ये अच्छी बात है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इसके जो मॉक के जो कोर्सेज हैं इसके 4 भागों में ये डिवाइडेड हैं। सॉरी मॉक स्वयं स्वयं के जो कोर्सेज हैं 4 भागों में हमारे डिवाइडेड हैं। फर्स्ट तो है वीडियो ट्यूटोरियल। वीडियो ट्यूटोरियल जो है पूरे सिलेबस को कोर्स को कवर करता है। नॉर्मली 20 आवर्स के वीडियो ट्यूटोरियल होते हैं और जो एक लेक्चर है वो 30 मिनट से बड़ा नहीं होता है। अब उसके बाद होता है ई कंटेंट जो हम पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद एक है सेल्फ असेसमेंट के लिए वे क्विज होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं इस पे अवेलेबल। और उसके बाद जो है एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी होता है जो कि आपके डाउट क्लियरिंग के लिए होता है। तो ये जो 4 है 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला वीडियो है, फिर ई कंटेंट है, सेल्फ असेसमेंट क्विज है एंड फोर्थ इज डाउट क्लियरिंग के लिए एक फोरम। तो डिस्कशन फोरम फॉर पोस्टिंग क्वेरीज फीचर्स ऑफ स्वयं। ठीक है, सबसे पहले हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया एनी टाइम एनीवेयर बेसिस। ठीक है, मल्टीमीडिया पे जो है हाई क्वालिटी आपको एजुकेशन मिलता है कभी भी कहीं पे भी। ठीक है, उसके बाद
वन स्टॉप वेब लोकेशन फॉर इंटरैक्टिव ई कंटेंट। एक वन स्टॉप वेब लोकेशन है क्या स्वयं, आपको वहाँ हर तरह का ई कंटेंट, सभी तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे, हर तरह का ई कंटेंट मिल जाएगा, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर एक लेवल के लिए एक ही आपका जो है वेब लोकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम दैट अलाउज इजी एक्सेस है, मॉनिटरिंग एंड पीर ग्रुप इंटरेक्शन। ठीक है, आप अपने साथ वालों से इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल है, और जो आपके डाउट क्लियरिंग है वो भी होता है वहां पर। ठीक है, मॉनिटरिंग भी है, डाउट क्लियरिंग भी है, और इंटरेक्शन भी है। अब ये जो है इसके अंदर जो ऑडियो वीडियो है अच्छी क्वालिटी का होता है, मल्टीमीडिया और पेडोलॉजी टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब जो 9 इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, वो इसके लिए इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सबसे पहला AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये जो है सेल्फ बेस्ड इंटरनेशनल कोर्सेज कराती है। एमपीटेल जो है वो इंजीनियरिंग के से रिलेटेड कोर्सेज कराती है। यूजीसी नॉन टेक्निकल पीजी एजुकेशन के लिए है। सीईसी यूजी एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए कोऑर्डिनेटर है। एनसीईआरटी एनआईओएस जो है स्कूल एजुकेशन के लिए कोऑर्डिनेटर है। इग्नू है आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कोऑर्डिनेटर है। आईआईएमबी मैनेजमेंट स्टडीज के लिए कोऑर्डिनेटर है, और एनआईटीआईआर टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कोऑर्डिनेटर है। इसके अंदर जो है अगर स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट चाहिए तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो अगर आप कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। बहुत ही थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है, बिल्कुल नहीं के बराबर आपको फीस देनी पड़ती है। असेसमेंट के लिए क्या करते हैं, एग्जाम लिए जाते हैं, ग्रेड्स या मार्क्स दिए जाते हैं, तो और उस एग्जाम जो है एग्जाम का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से असेसमेंट होता है। उसके बाद ये है यूजीसी हैज इशूड यूजीसी क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज थ्रू स्वयं रेगुलेशन 2016, advising the university to identify courses where credits can be transferred on to the academic record of students। ठीक है, एग्जामिनेशन के थ्रू मार्क्स ग्रेड्स दिए जाते हैं, फिर जो क्रेडिट है वो क्रेडिट स्टूडेंट के एकेडमिक रिकॉर्ड में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये किसने डेवलप किया है, देखिए इट इज बेसिकली डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड और इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन with the help of Microsoft, would being unlimitedly capable of hosting 2000 courses and 80,000 hours of learning। ठीक है, कितना कैपेसिटी है, 2000 कोर्सेज का कैपेसिटी है और 80,000 आवर्स ऑफ लर्निंग की कैपेसिटी है, कवरिंग स्कूल, अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग, लॉ एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेज। अब एक ये है स्वयं प्रभा, स्वयं की बात है, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है, इट इज सेट ऑफ 32 डायरेक्ट टू होम चैनल्स डेवलप टू टेलीकास्ट फॉर हायर क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, 24/7 आवर्स, मतलब कि हमेशा ही चलते रहते हैं। 32 चैनल है, एजुकेशन हाई क्वालिटी एजुकेशनल के लिए डेडिकेटेड है स्वयं प्रभा। ये जो है GSAT-15 सैटेलाइट इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए 32 चैनल्स हैं और GSAT-15 सैटेलाइट जो है वो यूज किया जाता है। तो हर एक दिन नया एटलीस्ट 4 घंटे का नया कंटेंट होता है, जो कि 5 बार वापस रिपीट भी होता है एक दिन में। ठीक है, 4 घंटे का नया कंटेंट हर दिन जरूर होता है और 5 बार रिपीट भी किया जा सकता है। तो जो स्टूडेंट है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम चूज करके और देख सकता है। ये कहाँ से अपलिंक्ड है, अपलिंक्ड फ्रॉम गांधीनगर PISCG। कंटेंट प्रोवाइडेड बाय, किस कौन करता है कंटेंट प्रोवाइड, इग्नू, एनसीईआरटी, एनपीटेल, आईआईटीज, यूजीसी, सीईसी एंड एनआईओएस, ये सभी कंटेंट इसके कंटेंट प्रोवाइडर हैं।
ये जो है आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं एंड टीवी पे भी देख सकते हैं स्वयं प्रभा चैनल्स जो हैं। अ, और जो है इन्फ्लिनेट सेंटर जो है ये वेब पोर्टल मेंटेन करता है। तो इसकी जो भी नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब देखिए जो डीटीएच चैनल है, 32 डीटीएच चैनल है, वो क्या क्या चीजें कवर करते हैं। सबसे पहले हायर एजुकेशन पूरा कवर होता है, स्कूल एजुकेशन 9 to 12 कवर किया जाता है। उसके बाद ये जो है 11th-12th के स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के लिए असिस्ट करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए असिस्ट करता है। तो हायर एजुकेशन है, स्कूल ऑफ एजुकेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये प्रिपेयर करता है। जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं उनके लिए भी कई तरह के कोर्सेज हैं यहाँ पे, चाहे वो इंडियन सिटीजन्स हैं इंडिया में या फिर अब्रॉड में। अगर इंडियन सिटीजन्स हैं तो लाइफ लॉन्ग नीड्स के लिए भी कुछ कोर्सेज होते हैं, जो वोकेशनल कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो वो भी इस पे अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का अपना कोर्स पूरा करेंगे। तब तक